हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो आगरा के रहने वाले एक इंसान की है जिसका नाम दीपक है। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं दावा करता हूं कि आज की हमारी कहानी को सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मेरी इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए अभी ये कहानी दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। ऐसा करने से हमारे और आपके बीच और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आगरा शहर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, एक बार मेरी लाइफ में एक ऐसी भयंकर और डरावनी घटना घटी जिससे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। ये घटना मेरे जीवन में आज से लगभग 5 साल पहले घटित हुई थी। उस समय मेरी विंटर वेकेशन की छुट्टियाँ चल रही थीं, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान कर रहा था। इसीलिए हमने शिमला की तरफ अपनी ट्रिप करने का प्लान तैयार किया, क्योंकि जब हम शिमला घूमने जाएंगे तो उसके साथ साथ बाकी की और भी खूबसूरत जगहों पर भी हम घूम लेंगे। इसके बाद हम शिमला की तरफ घूमने के लिए निकल जाते हैं। जिस दिन हम अपनी ट्रिप पर निकले थे उस दिन मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा था, फिर भी मैं और मेरे दोस्त शाम के लगभग 5 बजे अपनी कार से ट्रिप के लिए निकल गए। लेकिन जब हम लोग रवाना हुए थे उस वक्त चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। आसमान में बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो थोड़ी देर में बारिश होने वाली हो। लेकिन जैसे ही हम आगरा से थोड़ा आगे निकले तो खराब मौसम पीछे छूट गया और आगे हम लोगों को बिल्कुल साफ मौसम मिलता है, जिसके चलते हम लोगों को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज हम जिस ट्रिप पर एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं उस ट्रिप पर हम लोगों का एक ऐसे डरावने हादसे से सामना होगा जिसे हम पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। अब दरअसल हुआ यह था, जिस दिन हम लोग घर से निकले थे उस दिन से लेकर शिमला पहुंचने तक हम लोगों को किसी भी तरह की कोई घटना या परेशानी नहीं हुई, जिस वजह से हम बेफिक्र होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। हमें ना किसी का डर था और ना ही किसी की चिंता। हम लोगों को दोपहर के समय 2 बजे के टाइम पर बहुत तेज भूख लगने लगी थी, जिस वजह से हमने हाईवे के किनारे पर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर खाना खाने के लिए अपनी कार को रोक दिया। जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के लिए रुके थे वो रेस्टोरेंट देखने में काफ़ी अच्छा था और वहाँ पर बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। तभी एक लड़का हमारे पास आकर खाने का ऑर्डर लेता है। उसे खाने का ऑर्डर देने के बाद हम लोग उस लड़के से शिमला में किसी अच्छे होटल के बारे में पूछते हैं, तो वो लड़का हम लोगों को बताता है कि इस समय आप लोगों को शिमला शहर के अंदर अच्छा होटल मिल पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि विंटर वेकेशन बिताने के लिए टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा तादाद में शिमला पहुँच गए हैं, जिसके चलते जितने भी बड़े बड़े फेमस रेस्टोरेंट हॉल्स हैं उनके सभी रूम पहले ही फुल हो चुके हैं और बुकिंग काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा में चल रही है। अब जैसे ही उस लड़के ने हमसे ये बात कही उसके बाद हम खुद ऑनलाइन रूम चेक करने लगे, लेकिन रूम चेक करने पर हमें भी सभी होटल्स और रेस्टोरेंट के रूम अनअवेलेबल शो हो रहे थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि खाना खाने के बाद हम आगे चलकर खुद से ही जाकर ये देख लेंगे कि किसी होटल में कोई रूम खाली है या फिर हम लोगों को कुछ और ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जब हम उस रेस्टोरेंट से खाना खाकर वहाँ निकले तो वहाँ से निकलते निकलते शाम के 5 बज चुके थे। जब हम शिमला पहुँचते हैं तब वो शहर पूरी तरह से कोहरे में ढका हुआ था। वहाँ पर सर्दियों का समय था और बर्फ के साथ साथ धुंध भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। धुंध तो इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों को 100 मीटर दूर पर खड़ी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी हम लोगों की बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके कार को धीरे धीरे चलाते हुए शिमला शहर के अंदर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर हम लोगों ने कई सारे होटल्स रेस्टोरेंट देखे, लेकिन हमें कहीं पर भी कोई कमरा खाली नहीं मिला, जिस वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन हम काफ़ी जोर मशक्क़त करने के बाद एक होटल में पहुंचे। वहां पर होटल का कोई भी कर्मचारी नहीं था,
सिर्फ होटल का मालिक था। हमने होटल के मालिक से पूछा कि क्या हमें कोई रूम मिल सकता है, तो वो हमसे कहता है कि अभी हमारा होटल स्टाफ छुट्टी पर गया है, कोई रूम खाली है या नहीं ये मुझे देखना पड़ेगा। तभी हम लोग उस आदमी से पूछते हैं कि यह तो बड़ी अजीब बात है, ऐसे कमाई के टाइम में आप लोग स्टाफ को इस तरह से छुट्टी पर कैसे भेज सकते हो। तो वो आदमी हम लोगों से कहता है कि अरे बेटा, वैसे भी मेरे पास सिर्फ रात में रुकने के लिए ही रूम की सुविधा है, यानी कि मेरे पास अगर तुम लोग रुककर खाना वगैरह खाना चाहो तो मैं अपने इस होटल में यह सुविधा तुम लोगों को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इस होटल में सिर्फ रुकने के लिए ही रूम उपलब्ध कराया जाता है। अब जैसे ही हम लोगों ने उस आदमी से ये बात सुनी तो हम उस आदमी से कहते हैं कि हमें खाना तो पैसे भी नहीं खाना, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही एक रेस्टोरेंट में खाना खा लिया है, हमें तो सिर्फ रुकने के लिए एक रूम चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कमरे की चाबी दे देता हूँ। वो आदमी हमसे कहता है कि आप सब लोग ग्राउंड फ्लोर के किसी भी कमरे में मत रुकना, फर्स्ट फ्लोर के रूम में रुकना, क्योंकि स्टाफ की 4-5 दिन छुट्टी पर जाने के कारण ग्राउंड फ्लोर पर साफ सफाई नहीं हुई है और मुझसे इस उम्र में साफ सफाई का काम होता नहीं है। स्टाफ के छुट्टी पर जाने से पहले ही मैंने फर्स्ट फ्लोर की सफाई करवा ली थी, इसी वजह से मैं तुम्हें फर्स्ट फ्लोर का रूम दे सकता हूँ। वो आदमी हमसे कहता है कि तुम तो 4 लोग हो, इसीलिए तुम्हें 2 कमरों की जरूरत पड़ेगी। तभी हम उनसे कहते हैं कि नहीं अंकल, हम सभी लोगों को सिर्फ एक ही रूम चाहिए जिससे हम सभी लोग आपस में बातचीत करते रहें, आप हमें सिर्फ एक ही कमरा दे दीजिए। अब जैसे ही हम लोगों ने उस आदमी से ये सब कहा तो वो हमसे कहता है कि भले ही आप एक कमरे में 4 लोग रुक जाओ, लेकिन मैं तुमसे किराया तो 2 कमरों का ही लूँगा, क्योंकि यह हमारे होटल का नियम है कि हम एक कमरे में 2 लोगों से ज़्यादा सदस्यों को रुकने नहीं देते। उस आदमी के ऐसा बताने पर हम चारों लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं, लेकिन हम ट्रिप को पैसे की वजह से ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हम भी उसे ठीक है बोल देते हैं और कहते हैं कि आप 2 कमरों का किराया ले लेना, लेकिन आप अभी सिर्फ एक कमरे में ही हमारे लिए सोने की व्यवस्था करवा दीजिए। वो हमें वहीं खड़े होकर वेट करने के लिए कहता है। इसके बाद वो रिसेप्शन पर रखी चाबियों को उठाकर ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ अकेला ही चला जाता है। उस आदमी को ऊपर गए आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो आदमी वापस आएगा भी या नहीं, क्योंकि इतने समय में किसी रूम को रेडी करना तो दूर की बात बल्कि उसकी पूरी साफ सफाई भी की जा सकती थी। फिर भी वो आदमी इतनी ज़्यादा देर से फर्स्ट फ्लोर पर क्या कर रहा था, यह बात हम लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। इतनी ज़्यादा धुंध और कड़कड़ाती सर्दी के बीच हम लोग रिसेप्शन के पास खड़े होकर उस आदमी का आने का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब वो आदमी वापस लौटकर नहीं आया तो मेरा दोस्त मनोज मुझसे कहता है कि अरे यार दीपक, चल यहाँ से निकलते हैं, पता नहीं वो कब वापस लौट कर आएगा। और मेरा तो इस होटल में रुकने का मन भी नहीं कर रहा है। अब मनोज के ऐसा कहते ही बाकी के 2 दोस्त मनोज से कहते हैं कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, भला इतनी रात को अब हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ आसपास अंधेरे के अलावा कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं दे रही है। पहले तो जब सिटी में हम लोग बढ़िया सा होटल देख रहे थे तो उस वक्त तो तुम लोगों को ही बार बार इस बात की जल्दी लगी हुई थी कि हम शहर से बाहर जाकर कहीं साइड में पहाड़ी इलाके पर कोई सस्ता सा होटल देखते हैं, और जब ये सस्ता सा होटल मिल गया तो अब तुम लोगों को यहाँ रहने में भी दिक्कत हो रही है। तुम्हें पता भी है कि यहाँ से वापस शहर जाने में हम लोगों को लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है, और क्या हम इस तरह से पूरी रात इधर उधर घूमते ही गुजार देंगे? ऐसे में तो कल सुबह तक या दोपहर तक आंखें नहीं खुलने वाली। अब उन दोस्तों के द्वारा मनोज को डांटने पर मनोज का चेहरा उतर जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो आदमी आकर हमारे पास खड़ा हो जाता है और हमें एक चाबी का छल्ला दे देता है और कहता है कि ऊपर जाकर इस चाबी पर जितना नंबर लिखा हुआ है उतने नंबर के कमरे में तुम जाकर रह सकते हो।
अब उस आदमी की चाबी लेने के बाद हम चारों दोस्त उस होटल के फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगते हैं। लेकिन हम लोगों को सबसे अजीब बात ये लगती है कि उस फर्स्ट फ्लोर पर जितने भी कमरे थे वो सभी कमरे खाली पड़े हुए थे। ये सब देखकर हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए और अगर कोई कमरा मिल भी रहा था तो वह सिंगल कमरा ही मिल रहा था जिसमें हम चारों दोस्त एक साथ नहीं रह सकते थे। इसी वजह से हम लोग सोचते हैं कि शिमला के अंदर हमें कोई कमरा नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि शिमला के बाहर साइड पर कोई बड़ा सा रूम मिल जाए, क्योंकि शिमला के अंदर तो टूरिस्टों की भरमार थी जिस वजह से सभी कमरे पहले से ही फुल थे। इसीलिए हम लोग मेन शिमला शहर से निकलकर साइड से चले जाते हैं। अब हम शिमला शहर से काफी ऊपर की तरफ एक पहाड़ी पर चले गए थे जहाँ पर दिन के समय अक्सर टूरिस्ट घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। अब ऐसी जगह पर मुख्य शहर की तुलना में काफी ज्यादा छोटे होटल ही मिलते हैं जिनमें दिन में 2 से 3 घंटे आराम करने के लिए छोटे होटल ही मिलते हैं। छोटे होटल को ढूंढते ढूंढते हम लोग काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। तभी मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि अरे भाई किसी होटल में रुक भी जाओ या फिर आज पूरी रात ऐसे ही घूमते हुए बितानी है, क्योंकि उस वक्त हंसी मजाक करते और इधर उधर घूमते हुए हमें रात के 10 बज चुके थे जिस वजह से हमें नींद भी काफी तेजी से आ रही थी। हमने जिस होटल में खाना खाया था वहाँ से नाश्ता का सामान भी पहले ही ले लिया था जिसमें कुरकुरे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक शामिल थी। हम उन्हें खाते पीते आगे बढ़ रहे थे। अब हम किसी कमरे में सिर्फ आराम करना चाहते थे क्योंकि अब हमें नींद काफी ज्यादा सताने लगी थी। इसी वजह से जैसे हम एक पहाड़ी के किनारे पर एक होटल को देखते हैं तो हम अपनी कार को उस होटल की तरफ मोड़ देते हैं। मेरा दोस्त मनोज कार में बैठे बैठे ही मुझसे कहता है कि अरे यार दीपक, ये होटल तो बंद सा लग रहा है, यहाँ पर ना कोई लाइट है और ना ही इतनी ज्यादा चहल पहल है। तो मैं उससे कहता हूँ कि अरे यार ये होटल वाले काफी ज्यादा कंजूस होते हैं, अक्सर जहाँ पर ज्यादा कस्टमर नहीं आते वहाँ पर ये लोग लाइट वगैरह बंद करके ही रखते हैं क्योंकि लाइट का बिल इतना ज्यादा आता है कि इनका खर्चा तक नहीं निकल पाता। हम बात करते करते उस होटल के पास पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही हमारी कार उस होटल के गेट के सामने रुक तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है और ना ही बाहर की तरफ हमें कोई होटल का स्टाफ दिखाई देता है। हमें लगा कि रात काफी ज्यादा हो गई है, इसी वजह से होटल का स्टाफ होटल के अंदर ही हुआ और वैसे भी रात के वक्त ऐसे पहाड़ी इलाके में होटल का स्टाफ ज्यादातर अंदर ही रहता है क्योंकि उस समय सर्दी का मौसम था और चारों तरफ घना कोहरा और बर्फी बर्फ थी। तो ऐसी हालत में कोई भी स्टाफ बाहर निकलना नहीं चाहेगा। ऐसा सोचते सोचते हम अपनी कार से बाहर निकल कर आ जाते हैं और उस होटल के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन होटल के अंदर जाने से पहले हमने उस होटल के बड़े से लोहे के गेट को खोलकर अपनी कार को उसके बाहर वाले गार्डन एरिया में खड़ा कर दिया था और फिर मैं भी अपने सभी दोस्तों के साथ होटल के अंदर चला जाता हूँ। अब जैसे ही हम लोग उस होटल के अंदर की तरफ गए तो हम लोगों को दिखाई देता है कि बाहर के गार्डन की तरफ ही उस होटल के अंदर ग्राउंड भी पूरी तरह से खाली था, यानी कि यहाँ पर रिसेप्शन पर ना तो कोई बैठा हुआ था और ना ही होटल का स्टाफ या कोई दूसरा गेस्ट हम लोगों को वहाँ पर दिखाई दे रहा था। तभी मेरा एक दोस्त मुझसे कहता है कि यार यह हम कैसे होटल में आ गए हैं। एक तरफ जहां बाकी के होटलों में रूम बुकिंग को लेकर मारामारी हो रही है, वहीं यह होटल इतनी ज्यादा सुनसान कैसे पड़ी हुई है। उस वक्त वहां पर ना कोई इतनी ज्यादा लाइटिंग थी। शुरू में तो हम लोगों को लगा कि शायद हम लोग किसी बंद पड़े हुए होटल में आ गए हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही हम लोग होटल से बाहर निकलने वाले होते हैं तभी हमें पीछे की तरफ से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है जिसने कि अपने शरीर पर एक मोटी सी कंबल डाल रखी थी और सिर पर उसने वह कंबल वाला टोपा पहन रखा था जिसको पहाड़ी लोग अक्सर अपने कानों और शरीर को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए पहना करते हैं। वो आदमी हमारे पास आकर हमसे कहता है कि अरे साहब, अभी अभी तो आप यहाँ आए हो और बिना ऑर्डर किए ही वापस जा रहे हो। तो हम चारों दोस्त ही उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा करते हुए उससे कहते हैं कि वापस तो जाएंगे ही,
कि इतना बड़ा होटल लेकर बैठे हुए हो लेकिन रिसेप्शन पर किसी आदमी को नहीं बैठा सकते। तो वो आदमी हम लोगों से कहता है कि अरे साहब वो क्या है कि इस वक्त विंटर वेकेशन चल रहा है तो इस वजह से मेरे होटल का स्टाफ अपने घर पर छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ है। अब जैसे ही उस आदमी ने यह बात कही तो हम लोगों को उसकी यह बात बहुत ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि एक तरफ जहां विंटर वेकेशन के चलते ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आने की वजह से सभी होटल फुल भरे हुए थे, वहीं ये होटल पूरी तरीके से खाली दिखाई दे रहा था। और इस होटल का स्टाफ ऐसे कमाई के सीजन के टाइम पर काम करना छोड़कर अपने घर पर छुट्टियां मनाने क्यों चला गया। यानी कि जब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर बीच के गलियारे से होते हुए जितने नंबर पर उस कमरे की चाबी पर लिखे थे उतने नंबर के कमरे को ढूंढते ढूंढते हम लोग आगे जा रहे थे तो अगल बगल में मौजूद सभी कमरों के दरवाजे खुले पड़े हुए थे, जिनको देखकर हम लोगों को इस बात का अच्छी तरीके से पता चल गया था कि इनमें से कोई भी एक भी कमरा आज के लिए बुक नहीं है। यानी कि उस दिन उस होटल के पूरे फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ हम लोगों ने ही वो एक कमरा बुक किया था। तभी मैं मनोज से कहता हूँ कि तुझे एक बात बहुत ज्यादा अजीब नहीं लग रही कि बाकी की जिन होटलों में इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है तो फिर इस होटल में कोई भी आदमी हमारे अलावा क्यों नहीं रुका है। हालांकि वह होटल उन बाकी की होटलों के जितना बड़ा नहीं था और उस होटल का फर्स्ट फ्लोर था, उसमें लगभग 20 से 25 के आसपास ही कमरे बने हुए थे, लेकिन उन 20 से 25 कमरों में एक भी कमरा उस रात के लिए बुक नहीं था। लेकिन तभी मनोज मुझसे कहता है कि अरे ये तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि रात के वक्त जब हम लोग पार्टी करते हुए थोड़े बहुत शोर शराबा करेंगे तो अगल बगल में रहने वालों की सोचनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर अगल बगल के रूम बुक होते तो होटल वाले भी हम लोगों से कह देते कि रात के वक्त शोर और शराबा ज़्यादा मत करना, क्योंकि इन लोगों को भी अच्छी तरीके से इस बात का पता होता है कि जब हमारे जैसे जवान लड़के रात के वक्त किसी होटल में ठहरते हैं तो वह कुछ न कुछ बदमाशी तो करते ही हैं। लेकिन यह तो हम लोगों के लिए सोने पर सुहागा जैसा है कि आज हम लोगों के लिए होटल पूरी तरीके से खाली मिल गया। दोस्तों, हम लोग उस वक्त हमारे एंजॉय के चक्कर में उस चीज को सही समझ रहे थे, लेकिन हम में से किसी का भी ध्यान एक चीज पर नहीं जा रहा था कि यह होटल पूरी तरीके से खाली क्यों पड़ा हुआ है। साथ ही इस होटल में स्टाफ के नाम पर एक भी आदमी हम लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, और जो एकमात्र इंसान हमें इस होटल में मिला था उसका हमने ठीक से चेहरा भी नहीं देखा था। उसने अपने पूरे बदन को उस कंबल से और अपने चेहरे को बंदर मामा वाले टोपी से पूरी तरीके से कवर कर रखा था। तो ऐसे में हम लोग उसकी शक्ल को भी नहीं पहचान पाए थे। इसीलिए कहानी के बीच में ही मैं आप लोगों को इस बात के लिए सतर्क करना चाहता हूं कि जब कभी भी आप लोग ऐसी सुनसान और अनजान जगहों पर कभी भी घूमने जाओ तो जिस भी जगह पर रात के वक्त रुको उस जगह के बारे में या फिर अगल बगल के लोगों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी लिए बिना आप लोग वहां पर रुकने की गलती मत करना, क्योंकि उस रात हम लोगों के साथ जो हादसा हुआ था वैसा ही डरावना हादसा आप लोगों के साथ भी कभी न कभी हो सकता है, क्योंकि कब कोई वीरान और बंजर जगह आप लोगों को एक चमचमाती हुई आवाज जगह के रूम में बदलकर आपको अपने उस झांसे में जकड़ ले, इस बात का आप लोगों को उस वक्त अंदाजा भी नहीं लगेगा। क्योंकि उस वक्त जब हम लोग घूमने जाते हैं तो काफी ज्यादा एंजॉय के मूड में होते हैं, और अगर ऐसी कोई छोटी मोटी चीज हम लोगों को नजर भी आती है तो हम लोग ट्रिप को खराब ना करने के चक्कर में उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, और हमारी वही इग्नोर करने की गलती हम लोगों के लिए आगे जाकर इतनी ज्यादा खतरनाक साबित होती है कि उस चीज में हम में से किसी की जान भी जा सकती है। और इस बात का एहसास आप लोगों को इस कहानी में आगे चलकर होने वाला है। अब जैसे ही हम लोग उस होटल के कमरे में गए तो हम लोगों ने देखा कि वो एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था जिसमें कि 2 बेड लगे हुए थे। अब जिस नंबर का वह कमरा था उस नंबर को देखकर मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लगा था, क्योंकि वह नंबर 110 नंबर था, जबकि उस होटल में इतने कमरे तो थे ही नहीं। यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर को मिलाकर उस होटल में लगभग 40 से 50 के आसपास ही कमरे थे, तो फिर उस कमरे का 110 नंबर कैसे हो सकता था। अब मुझे यही बात कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है, लेकिन फिर मेरे बाकी के जो दोस्त थे वे मुझसे कहते हैं कि अरे यार
दीपक तू भी किन बातों को सोच सोच कर दिमाग खराब कर रहा है। हम लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं और तू भी एंजॉय कर और इन सभी चीजों को दिमाग से निकाल दे, क्योंकि सुबह होते ही हम लोग इस जगह से निकलने वाले हैं और रात रात में ही हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब उन दोनों को इस बात का उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि यह रात हम लोगों के लिए काफी ज्यादा लंबी होने वाली है और उखाड़ना तो दूर की बात, बल्कि आज रात तो हम लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में हम चारों ने कभी हमारे सपने में भी नहीं सोचा था। अब उस रात उस होटल के कमरे में जाने के बाद कुछ देर तक हम लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर मनोज मुझसे कहता है कि यार हमारी गाड़ी में जो बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं वो पड़ी पड़ी ही खराब हो जाएंगी, तो क्यों ना हम लोग सोने से पहले एक एक बियर का पैक लगा लें। अब मनोज के ऐसा कहते ही मेरे दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उस मुस्कान को देखकर मैं अच्छी तरीके से अंदाजा लगा पा रहा था कि उन लोगों के मन में भी बियर का एक एक पैक लगाने की है। इसी वजह से मैं उन सभी लोगों के मजे को खराब ना करते हुए उसे इस बात के लिए हाँ कह देता हूँ। तभी मनोज फटाक से खड़ा होता हुआ मुझसे कहता है कि मैं अभी फटाफट नीचे जाता हूँ और गाड़ी में जो बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं उन सभी बोतलों को निकाल कर लाता हूँ। तो हम सभी लोग मनोज को वह बियर की बोतलें लाने के लिए कह देते हैं। तभी वो मुझसे गाड़ी की चाबी लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। अब उस वक्त हम लोग जिस कमरे में थे वो कमरा एक ऐसी लोकेशन पर बना हुआ था जहाँ से उस होटल के बाहर का पूरा ग्राउंड अच्छी तरीके से दिखाई देता था। साथ ही आसपास के जो बड़े बड़े पहाड़ थे जिन पर की पूरी तरीके से सफेद चादर के रूप में बर्फ जमी हुई थी, वो सारे पहाड़ भी वहां से अच्छी तरीके से उस होटल के कमरे की खिड़की से दिखाई देते थे। साथ ही जिस वक्त हम सभी दोस्त मनोज के जाने के बाद एक जगह पर बैठे हुए थे तो उस कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी जिसमें होकर बर्फ की छोटी छोटी बूंदें कमरे के अंदर आकर गिर रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बाहर की तरफ हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी और अक्सर विंटर वैकेशन में मनाली में आप लोगों को ऐसा नजारा देखने के लिए बहुत बार मिल जाता है। अभी मनोज के जाने के बाद हम तीनों दोस्त एक जगह पर बैठे बैठे किसी बात को लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी हमें उस कमरे की खिड़की से मनोज की बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही हमें उसकी आवाज सुनाई देती है तो हम सभी लोग सबसे पहले तो एक साथ उठकर खिड़की की तरफ जाते हैं। जैसे ही हम लोग खिड़की की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को दिखाई देता है कि होटल के ग्राउंड में जिस जगह पर हमारी कार खड़ी हुई है उस कार के बगल में ही हमारा दोस्त मनोज खड़ा हुआ है और वह लगातार कार की ड्राइविंग सीट की तरफ देखकर जोर जोर से कांप रहा है। तभी हम लोग उसे आवाज देते हैं कि अरे क्या हुआ, इस तरीके से चिल्लाया क्यों रहा है, तो वह हमारी बात का कोई जवाब नहीं देता। उस वक्त हम लोग देखते हैं कि कार के चारों तरफ इंडिकेटर चालू हैं और उनकी लाइट जली हुई है। साथ ही कार की जो चाबी थी वह उस वक्त मनोज के हाथ में थी, लेकिन इससे पहले कि हम दोबारा मनोज को आवाज लगा पाते वह दौड़ते हुए वापस ऊपर की तरफ आ जाता है। हम लोगों को इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा था कि शायद वह वहां से दौड़ते हुए हम लोगों के पास कमरे में ही आएगा, लेकिन इससे पहले कि वह हमारे पास वहां से दौड़ते हुए कमरे तक पहुंच पाता उस होटल की सीढ़ियों में से हम लोगों को एक बार फिर से मनोज की बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है। इस बार उसकी चीखने की आवाज के साथ साथ एक अजीब तरीके से कराने की भी आवाज थी। अब जैसे ही हम लोगों को उसकी दोबारा से चीख के साथ साथ कराने की आवाज सुनाई देती है तो हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वह किसी बहुत ही भयंकर दर्द में है। इसी वजह से हम तीनों उस कमरे से निकलते हैं और दौड़ते हुए फ्लोर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के पास जाते हैं, क्योंकि उस 2 मंजिला होटल में लिफ्ट नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। यानी कि हम लोग सीढ़ियों से चढ़कर ही ऊपर आए थे और हम लोगों को इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि उसकी वो जो चीखने की आवाज आई है वह दोबारा से सीढ़ियों की तरफ से ही आई है। इसी वजह से हम लोग भागते हुए सीढ़ियों के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग सीढ़ियों के पास जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर हम तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हमारे हाथ पैर डर के मारे थरथर कांपने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त हम अपनी आंखों के सामने जो नजारा देख रहे थे ऐसा नजारा हम तीनों ने ही अपनी जिंदगी
जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल हम लोगों को दिखाई देता है कि जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ उतरने वाली सीढ़ियों के पास गए तो वहाँ पर उन सीढ़ियों की दीवार पर मनोज किसी छिपकली की तरह चिपका हुआ है, लेकिन उस वक्त उसका पूरा शरीर अजीब तरीके से छटपटा रहा था, सिवाय उसकी गर्दन को छोड़कर। यानी कि उस चीज को देखकर हम लोगों को उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको गर्दन के बल पकड़कर हवा में ऊपर उठाकर उस दीवार से चिपका रखा हो और कोई उसकी गर्दन को दबाकर उसको वहां पर जान से मारना चाहता हो, लेकिन उस वक्त उसको हवा में उस तरीके से किसने उठा रखा था यह हम लोगों को अपनी आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग सीढ़ियों के पास पहुंचे तो हम लोगों को वहां पहुंचने के लगभग 1 से 2 सेकंड बाद मनोज धड़ाम से नीचे उन सीढ़ियों पर गिर जाता है और नीचे गिरते ही वह बेहोश हो जाता है। लेकिन अब हमारी आंखों के सामने मनोज को उस तरीके से धड़ाम से नीचे गिरते हुए देखकर भी हम लोगों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि हम लोग उसके पास जाकर उसको वहां से उठा सकें और उससे यह पूछ सकें कि उसके साथ क्या हुआ है या फिर उसने ऐसा क्या देखा कि इसकी वजह से इतना ज्यादा डर गया। लेकिन अब तक हम लोगों को भी इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया था कि उसके साथ कुछ ना कुछ बहुत भयंकर और डरावनी घटना घटित हुई है और उसके साथ ही नहीं बल्कि हम लोगों ने भी उसके साथ वह सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। इसी वजह से हम सभी को भी इस बात पर यकीन हो गया था कि उसने हमारे साथ कोई भी मजाक नहीं किया था, बल्कि सच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी जोर से चिल्लाया था। लेकिन अब हम तीनों दोस्तों के पैर थर-थर कांप रहे थे, पर तभी मैं सोचता हूँ कि मनोज के इतना जोर से चीखने और इस तरीके से सीढ़ियों पर काफी आवाज के साथ धड़ाम से गिरने की आवाज को सुनकर भी इस होटल के रिसेप्शन पर वह जो आदमी था वह अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि वह जो भी हुआ था उसका वहाँ पर काफी ज्यादा शोर हुआ था। लेकिन तभी मैं थोड़ी सी हिम्मत करता हूँ और धीरे धीरे अपने उन 2 दोस्तों के साथ मनोज के पास में नीचे सीढ़ियों पर जाता हूँ। उस वक्त वह सीढ़ियों के बीच में जो घुमाव होता है उस जगह पर खड़ा हुआ था। तभी हम तीनों दोस्त मिलकर उसको उठाकर जिस कमरे में हम लोग रुके हुए थे उस कमरे के अंदर लेकर जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर हम लोगों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इसको यहाँ से उठाकर गाड़ी में डालकर भाग जाने में ही हमारी भलाई है, बल्कि हम लोग तो उसको उस कमरे के अंदर ले जाकर हम सभी को ही मौत के मुंह में लेकर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ भी था और उस कमरे के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी उसके बारे में हम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था और ना ही उस वक्त हमारा दिमाग काम कर रहा था, क्योंकि किसी भी इंसान के साथ अगर शुरुआत में ही इतना ज्यादा डरावना हादसा हो गया होता है तो वह सोचने और समझने की दोनों की शक्ति खो देता है। और मनोज के अलावा हम तीनों लोगों ने भी उसको उस तरीके से उस दीवार पर चिपके हुए देख लिया था जैसे कि कोई उसको गर्दन के बल पकड़कर उसको हवा में ऊपर उठाकर दीवार के ऊपर लगाकर मारना चाह रहा हो। वह चीज देखने के बाद भी हम लोग यह नहीं समझ पाते कि हम सभी की जान को यहाँ पर खतरा है। उस वक्त हम सभी का ध्यान तो सिर्फ मनोज को होश में लाने में लगा हुआ था। हम लोग तो सीधा उसको उस कमरे के अंदर ले जाकर बेड के ऊपर सुला देते हैं और फिर बगल में रखे हुए पानी के गिलास में से पानी लेकर मैं बार बार उसके चेहरे पर पानी मारने लगता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वह होश में आ सके, लेकिन कई बार पानी मारने के बाद भी और उसके हाथ पैरों को सहलाने के बावजूद भी मनोज होश में नहीं आ रहा था। अब जब हम तीनों दोस्त मनोज को जोर जोर से हिला रहे थे तो उसने उस वक्त वह चीज करते करते अचानक से एक ही पल के लिए मेरा ध्यान पीछे की तरफ जाता है, यानी कि उस कमरे के दरवाजे की तरफ जाता है। जैसे ही मेरा एक पल के लिए ध्यान उस तरफ जाता है तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे उस कमरे के दरवाजे पर हम तीनों के अलावा भी कोई चौथा आदमी खड़ा हुआ है, जो कि हम सभी लोगों को वहां पर खड़े खड़े देख रहा है। अब वो कौन था उसको मैं ठीक तरीके से नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि उस वक्त
मेरा मुंह मनोज की तरफ था। यानी कि उस वक्त सिर्फ मेरे को ऐसा एहसास हुआ था कि कोई ना कोई पीछे से हमारे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अभी मुझे ऐसा एहसास हुआ ही था कि तभी मुझे मेरे कान में से एक ऐसी चरचर की आवाज सुनाई देती है जैसे कि हमारे कमरे का वह दरवाजा धीरे धीरे करके अपने आप बंद हो रहा हो। अब जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह जो कोई भी हमारे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ है वह धीरे धीरे करके हमारे कमरे के दरवाजे को बंद कर रहा है। लेकिन तभी जब मैं उसको देखने की इच्छा से अचानक से पीछे की तरफ पलटता हूँ तो उस कमरे का दरवाजा इतनी जोर से और इतनी तेजी से बंद होता है कि जैसे कोई बहुत तेज हवा का झोंका उस दरवाजे से टकराया हो, जिसके चलते वह दरवाजा अपने आप ही इतनी तेजी से बंद हो गया हो। अब जैसे ही मैंने पीछे की तरफ पलटकर उस दरवाजे को देखा तो अभी मेरे दोस्त मनोज को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे साथ के वो दोनों दोस्त भी मनोज को हिलाना छोड़कर मेरी तरफ देखने लगते हैं और उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। उस वक्त हमारे कमरे में इतनी ज्यादा शांति हो गई थी कि मेरे हाथ पर पहनी हुई घड़ी की टिक टिक की आवाज भी मुझे हल्की हल्की मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम सभी लोग डर के मारे उछल जाते हैं। दरअसल उस वक्त मैं तो गौर से उस दरवाजे की तरफ देख रहा था और मेरे वह दोनों दोस्त मेरे को उस दरवाजे की तरफ देखते हुए देख रहे थे और किसी न किसी खतरे को भांपने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ एकदम शांत था, इतना शांत कि अगल बगल में होने वाली हल्की सी हल्की हलचल की आवाज भी मेरे कानों को महसूस हो रही थी। लेकिन तभी अचानक से ही एक बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हुए मेरा दोस्त मनोज उस बेड से बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। वह इतनी अचानक से और इतनी तेजी से खड़ा हुआ था कि हम सभी लोगों का कलेजा बाहर निकलने को हो गया था, क्योंकि डर के मारे उस वक्त हमारे दिल की धड़कन की रफ्तार काफी तेज हो गई थी। हम लोग एक पल के लिए तो उछलकर 2 कदम पीछे हो गए थे, लेकिन जैसे ही स्थिति हम लोगों को समझ में आई तो मैं मनोज को थोड़ा शांत करते हुए उसके पास बेड पर जाकर बैठता हूँ और उसकी पीठ को सहलाने लगता हूँ। लेकिन अब भी मेरा ध्यान बार बार उस कमरे के दरवाजे की तरफ ही जा रहा था। लेकिन मेरे उन दोनों दोस्तों का ध्यान अब पूरी तरीके से मनोज की तरफ था, क्योंकि शायद उनको उस दरवाजे के पास में जो भी कुछ था उसका एहसास नहीं हुआ था। उस चीज का एहसास सिर्फ मुझे ही हुआ था। इसी वजह से मेरा मन बार बार मुझसे कह रहा था कि कोई ना कोई है जो हम सभी लोगों को और इस कमरे में यह जो कुछ भी हो रहा है यह सब होते हुए देख रहा है। अब जैसे ही मनोज थोड़ा बहुत होश में आता है तो उसके होश में आते ही हम सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम किस चीज को देखकर चिल्ला रहे थे। तो जैसे ही हम लोगों ने मनोज से यह बात पूछी तो वह एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और हम सभी लोगों से कहता है कि हम सभी को इस वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए। वह हमारे पीछे पड़ गई है, वह हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन हमारे पीछे पड़ गई है। तो मनोज मुझसे कहता है कि वही जो इस वक्त इस कमरे के दरवाजे के बाहर की तरफ खड़ी हुई है। यह बात कहकर मनोज एक अजीब सी हंसी में हंसने लग जाता है। उसको उस तरीके से हंसता हुआ देखकर हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जब उस तरीके से हंस रहा था तो उसको उस तरीके से हंसते हुए देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे वह मनोज है ही नहीं बल्कि मनोज के शरीर के अंदर कोई और ही चीज प्रवेश कर गई है। अब कुछ देर हंसने के बाद मनोज फिर से शांत हो जाता है। तो मैं मनोज से पूछता हूँ कि जब तुम कार में नीचे बियर की बोतलें लेने गए थे तो तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या हुआ था, हमें पूरा विस्तार से बताओ। तो मनोज हम लोगों को बताता है कि जैसे ही मैं होटल से बाहर निकलकर ग्राउंड में हमारी कार की तरफ गया तो कार की तरफ जाते ही मुझे दिखाई दिया कि कार की ड्राइविंग सीट के बगल में जो आगे वाली सीट होती है उस सीट पर एक औरत बैठी हुई है। लेकिन वह औरत दिखने में इतनी ज्यादा भयंकर और डरावनी थी कि पहले शुरू में तो मुझे लगा कि शायद कोई अनजान शख्स हमारी कार के अंदर रात के वक्त बर्फबारी से बचने के लिए बैठ गया है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि जब हम लोग ऊपर की तरफ गए थे तो कार को लॉक करके गए थे, तो भला लॉक कार में अंदर कोई इंसान कैसे बैठ सकता है। लेकिन तभी मैं थोड़ा उसके करीब जाता हूँ और उसके पास जाकर कार के
शीशे को खटखटाकर उससे कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ। उस वक्त तक मैंने मेरी तरफ से कार को अनलॉक नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मैंने कार के शीशे को खटखटाया तो वो औरत अचानक से मेरी तरफ पलटकर देखती है। इसके साथ ही वह औरत और उसके साथ ही उसका वो डरावना चेहरा कार के शीशे पर पूरी तरीके से चिपक जाता है। इसके साथ ही वह औरत वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से चीखती है कि मुझे उस वक्त उस डरावने चेहरे के साथ साथ उसकी चीखने की आवाज इतनी भयंकर और खौफनाक लगी कि डर के मारे मेरे मुंह से भी एक बहुत तेज चीख निकल गई। अब मनोज के ऐसा बताते ही हम लोग मनोज से कहते हैं कि हमें तो सिर्फ तुम्हारी चीख ही सुनाई दी थी, हमें तो किसी दूसरी औरत की, किसी आदमी या बच्चे की चीख नहीं सुनाई दी। तो वह हम लोगों से कहता है कि शायद वह सिर्फ मुझे ही सुनाई दे सकती है और मुझे ही दिखाई दे सकती है। अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे कमरे के दरवाजे के बाहर से उसके पैर दिखाई दे रहे हैं और तुम लोग भी उस तरफ ध्यान से देखो। उसके पैर दरवाजे के नीचे छोटी सी जगह बची हुई है, वहाँ पर है। उस जगह तुम लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई देंगे। अब मनोज के ऐसा कहते ही मैं और मेरे दोनों दोस्त फर्श के बराबर में नीचे फर्श पर लेटकर गौर से दरवाजे के नीचे की तरफ जो थोड़ी सी जगह बची हुई थी उस जगह से बाहर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों को ठीक तरीके से कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम लोग उस तरफ देखकर वापस बेड पर बैठे हुए मनोज की तरफ देखते हैं तो हम लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी वजह से हम तीनों ही डर के मारे सहम जाते हैं। अब जैसे ही हम लोग उस तरफ देखकर वापस मनोज की तरफ देखने के लिए मुड़े तो हमें दिखाई दिया कि मनोज इस वक्त पूरी तरीके से किसी दूसरी एंटिटी से पसेज हो चुका है और उसका शरीर वहां पर पूरी तरीके से अकड़कर पड़ा हुआ है। साथ ही उसके शरीर के अकड़ने के साथ साथ उसके शरीर के अंदर जितनी भी छोटी से छोटी नसें थीं वह पूरी तरीके से खिंच गई हैं और वह काफी ज्यादा बाहर की तरफ आ गई थी। उन नसों में हम लोगों को काला काला खून दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही उस वक्त उसकी आंखें इतनी ज्यादा बाहर आ गई थीं जैसे कि कोई पीछे की तरफ से पूरा जोर लगाकर उसकी आंखों को बाहर निकालना चाहता हो। इसके अलावा उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे कि वह बहुत ज्यादा जोर लगाकर किसी चीज को अपने ऊपर आने से रोकना चाह रहा हो। लेकिन तभी हम लोग उसकी वह हालत देखकर बुरी तरीके से डर जाते हैं। हमें ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई मृगी का दौड़ा आ रहा है, लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उस चीज को हम लोग अच्छे से समझ गए थे। इसी वजह से मैं भागते हुए हमारे जो बैग रखे हुए थे उन बैग की तरफ जाता हूँ। उस वक्त उस कमरे में हमारे जो बैग थे वो बाथरूम के पास में एक कोने में रखे हुए थे। अब मैं अपने बैग की तरफ क्यों भाग रहा था इसके बारे में आप लोगों को अभी थोड़ी देर में ही पता चलने वाला है। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बैग की तरफ जाने की कोशिश की तो मनोज अचानक से उछलकर किसी बंदर की तरह मेरे ऊपर आकर झपट्टा मारता है और फिर मेरे गले को अपने हाथों से काफी जोर से पकड़ लेता है। जैसे उसने मेरे गले को पकड़ा तो मेरे वो दोनों दोस्त मनोज से मुझको छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अब मनोज पहले की तरह ही फिर से हंसने लगता है। लेकिन इस बार उसके मुंह से हंसते हुए किसी आदमी की नहीं बल्कि एक औरत की आवाज निकलने लगी थी। साथ ही वह हंस रहा था तो हंसते हंसते ही उसके मुंह से एक अजीब सी लार टपकने लगी थी, लेकिन शायद वह कोई लार नहीं बल्कि कुछ सफेद सफेद चीज थी। जैसे ही पॉइजन खाने के बाद जब हम किसी इंसान के मुंह के अंदर से सफेद रंग का झाग निकलते हुए देखते हैं उसी तरीके का झाग उस समय मनोज के मुंह से बाहर निकल रहा था। साथ ही वह उस वक्त इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि मेरे उन दोनों दोस्तों को छुड़ाने के बावजूद भी वह मुझे छोड़ नहीं रहा था, यानी कि उनके द्वारा मनोज को खींचने का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब मेरी सांस धीरे धीरे उखड़ने लगी थी और मुझे लग रहा था कि अगर कुछ ही सेकंड में इसने मेरा गला नहीं छोड़ा तो मैं यहीं पर दम घुटने की वजह से मर जाऊंगा। लेकिन तभी मेरे उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त को हड़बड़ाहट में और कुछ तो नहीं सूझता है, वह सीधा जाकर उस वक्त उस कमरे में जो बेड था उसके बगल में खड़े हुए एक बड़े से लैंप को उठाकर लाता है और जोर से मनोज के सिर पर दे मारता है, जिसकी वजह से मनोज
अचानक ही शांत हो जाता है और उसके अंदर जो एंटिटी थी जिसने कि उसको पसेज कर रखा था वह कुछ देर के लिए उसके शरीर से दूर हो जाती है। अब जैसे ही मनोज के शरीर से वह एंटिटी दूर होती है वह वहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ा। तो मुझे थोड़ी राहत महसूस होती है और मेरी जान में जान आती है, लेकिन उस वक्त अब मैं वहाँ पर बुरी तरीके से खांसने लगता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त ठीक तरीके से सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी मेरे वह दोनों दोस्त उठकर मेरे पास आते हैं और मुझे संभालते हुए कहते हैं कि दीपक तुम ठीक तो हो। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि हम लोगों को किसी भी तरीके से यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना पड़ेगा। तो मेरे वह दोनों दोस्त मुझसे कहते हैं कि हम लोग मनोज को यहीं छोड़कर निकल जाते हैं क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन यह सब चीज जानते हुए भी मैं मनोज को वहाँ पर अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले ही मनोज की नई नई शादी हुई थी और उस एक इंसान के चक्कर में उसके पीछे जुड़ी हुई पता नहीं कितनी ही लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती थीं। इसी वजह से मैं उन लोगों से कहता हूँ कि नहीं, हम चारों दोस्त घर से एक साथ निकल कर आए थे और हम चारों ही वापस साथ में जाएंगे, लेकिन पहले हम लोगों को पूरी तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस जगह से पूरी तरह से सेफ निकलना होगा। लेकिन तब तक शायद वह जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी है वह पूरी तरीके से मनोज के शरीर पर अपना कब्जा कर चुकी थी और वह किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती कि हम मनोज को इस कमरे से किसी भी हाल में बाहर लेकर निकलें। अभी मैं और मेरे वे दोनों दोस्त आपस में यह बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें उस कमरे के बाहर से होटल का जो गलियारा था उसमें से किसी औरत के अजीब तरीके से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कि कोई शख्स सककर रो रहा हो, लेकिन जब मैंने गौर से कान लगाकर सुना तो कोई धीरे धीरे कदमों के साथ चलते हुए हमारे कमरे की ओर आ रहा था। अब जैसे ही मुझे किसी के आते हुए कदमों की आवाज सुनाई देती है तो मैं अपने उन दोस्तों में से एक दोस्त की तरफ आंखों से इशारा करता हूं और मेरा वह दोस्त मेरी आंखों का इशारा समझ जाता है, जिसके चलते वो एक झटके में ही वहां से बिजली की तरह दौड़ता हुआ उस कमरे के दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगा देता है क्योंकि जैसा कि मैंने कहानी में आपको पहले ही बताया था कि जब हम लोग मनोज को बेहोशी की हालत में कमरे के अंदर लेकर आए थे तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे की तरफ पलटकर देखा था तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था, जिसके चलते अब कमरे का दरवाजा अंदर की तरफ से बंद नहीं था। तो अब बाहर की तरफ से आते हुए खतरे को भांपकर हम लोगों ने कमरे के उस दरवाजे को अंदर की तरफ से बंद कर दिया था। अब जैसे ही हमने कमरे के दरवाजे को बंद किया मैं फटाफट उठकर बेड के बगल में रखे हुए अपने मोबाइल को उठाता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं देखता हूँ कि मेरे मोबाइल की बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गई है और मेरा फोन उस वक्त स्विच ऑफ हो गया है। जबकि हम लोग जब रास्ते में उस होटल की तरफ आ रहे थे उस वक्त मेरा फोन लगभग आधे से भी ज्यादा चार्ज था। तो फिर अचानक से ही मेरा फोन इस तरीके से कैसे बंद हो सकता है, यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तभी मैं उन दोनों दोस्तों से उनका मोबाइल मांगता हूँ, लेकिन जैसे ही वह लोग अपना मोबाइल मुझे दिखाते हैं तो हम लोगों को ताज्जुब इस बात पर होता है कि मेरे मोबाइल की तरह ही उन दोनों का मोबाइल भी पूरी तरीके से बैटरी के डिस्चार्ज होने के कारण स्विच ऑफ हो गया है। अभी हम लोग यह सब कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ही कोई बाहर की तरफ से हमारे कमरे के दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के खटखटाने की आवाज हम लोगों को सुनाई देती है तो हमारी हालत खराब हो जाती है और हम तीनों आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। साथ ही उस वक्त हमारे कमरे में मनोज भी पूरी तरीके से बेहोश पड़ा हुआ था और अगले ही पल वो नेगेटिव एनर्जी उसके शरीर के अंदर वापस आकर वहाँ पर जो कुछ भी कर सकती थी उसका हमें उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अब बाहर की तरफ ऐसा कौन सा इंसान था जो बार बार हमारा दरवाजा खटखटा रहा था। उस वक्त हमें समझ
समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे उन दो दोस्तों में से एक दोस्त जोर से बोलता है कि कौन है, लेकिन जैसे ही उसने यह बात बोली तो दरवाजा का खटखटाना अचानक से बंद हो गया। फिर कुछ देर की खामोशी रही और फिर अचानक से ही पहले से दोगुनी रफ्तार में और काफी तेजी से उस कमरे का दरवाजा फिर से खड़खड़ाने लगा। इस बार बाहर की तरफ जो कोई भी था वह जोर जोर से कमरे के दरवाजे को पीट रहा था, लेकिन उस कमरे के दरवाजे को पीटने के साथ साथ मैं अपने दोस्तों को अपने होठों पर उंगली रखकर एकदम चुप रहने को इशारा करता हूँ और हम लोग थोड़े से दरवाजे के करीब जाते हैं। अब जैसे ही हम लोग कमरे के दरवाजे के करीब जाते हैं तो हम लोगों को एक अलग सी आवाज सुनाई देती है, यानी कि उस वक्त बाहर की तरफ जो कोई भी था वह अपने एक हाथ से हमारे उस दरवाजे को खटखटा रहा था। लेकिन उस दरवाजे के खटखटाने की आवाज के साथ साथ ही हम लोगों को किसी चीज के खनकने की भी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई चूड़ियां खनक रही हो, यानी कि जैसे कोई औरत अपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हो और वह उन हाथों से हमारे कमरे का दरवाजा खटखटा रही हो। अब जैसे ही हमें उन चूड़ियों के खनकने की आवाज उस दरवाजे के खटखटाने की आवाज के बीच में समझ में आती है तो हम लोगों की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है, क्योंकि उस वक्त उस होटल में हम लोगों को कोई भी औरत जब हम लोग आए थे तो दिखाई नहीं दी थी। ना ही इस रिसेप्शन पर कोई औरत थी और ना ही होटल के स्टाफ के नाम पर वहाँ कोई लड़की या फिर कोई औरत थी। तो फिर अब अचानक से हमारे कमरे के दरवाजे के बाहर, जैसा कि हम लोग उस वक्त अंदाजा लगा पा रहे थे यह औरत कौन थी, उस वक्त तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। और अगर बाहर की तरफ वास्तव में ही हम लोगों की तरह नॉर्मल इंसान था या कोई औरत थी तो हमारे द्वारा पूछे जाने पर वह कुछ बोल क्यों नहीं रही थी। यानी कि जब मेरे दोस्त ने कुछ समय पहले से बोला कि कौन है तो उसने बाहर की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं दिया। वह तो जवाब देने के बजाय दुगनी रफ्तार से दरवाजे को पीटने लगी थी। लेकिन मैं तभी अपने मन ही मन में कहता हूँ कि अरे यार, मैं कितना ज्यादा मूर्ख हूँ, इतना ज्यादा टाइम खराब कर दिया। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि जब मैं हमारे बैग की तरफ जाना चाह रहा था तो मनोज के शरीर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने बैग के पास जाकर अपना सामान निकालूं। लेकिन बीच में ही मेरे उन दो दोस्तों में से एक दोस्त ने उसके सिर पर उस लाइट वाले लैंप से मारा, जिसकी वजह से वह वहीं गिर पड़ा। लेकिन उसके बाद मैं बाकी की चीजों में उलझ कर रह गया। पर अब जैसे ही मुझे इस चीज की याद आई तो मैं फटाक से बाथरूम के बगल में रखे हुए मेरे उन बैग में से एक चीज निकालने की कोशिश करने लगता हूँ। लेकिन उस वक्त जब मैं बाथरूम के बगल में रखे हुए मेरे उस बैग में से वो चीज निकालने की कोशिश कर रहा था तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, यानी कि उस कमरे के अटैच में एक बाथरूम बना हुआ था जिसके अंदर की तरफ एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। और उस वक्त दरवाजा खुला हुआ होने के कारण मेरे उस बैग से वह सामान निकालते निकालते ही अचानक से मेरी नजर बाथरूम के अंदर लगे हुए शीशे पर पड़ जाती है। जैसे ही मेरी नजर बाथरूम में लगे हुए उस शीशे पर पड़ती है तो मुझे उसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर ही मेरा पैंट में वहीं सुसु आ जाती है और मेरा पैंट गीला हो जाता है। अब जब मैं आप लोगों से यह बात कर रहा हूँ तो आप लोग इस कहानी को सुनते सुनते यह सोच रहे होंगे कि आप लोगों को हंसाने के लिए या फिर जरूरत से ज्यादा डराने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन यह वास्तव में ही सच्ची घटना है। जब मैंने उस शीशे में वह चीज देखी तो सच में भी मेरी पैंट में पेशाब निकल गई थी, क्योंकि जैसे ही मैंने उस शीशे के ऊपर अपनी नजर डाली तो मुझे दिखाई देता है कि उस शीशे में मुझे मेरे पीछे ही खड़ी हुई एक लंबी चौड़ी सी औरत दिखाई दे रही है, जिसका चेहरा उस वक्त मुझे इतना ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था कि उस चेहरे को अगर मेरे अलावा कोई भी नॉर्मल आदमी देख लेता तो डर के मारे दिल का दौरा पड़कर वहीं पर उसकी मौत हो जाती। लेकिन उस शीशे पर नजर पड़ने के साथ साथ ही मेरे बैग में जो मेरा सामान रखा हुआ था जिसको मैं
निकालने की कोशिश कर रहा था उस वक्त मेरे हाथ की उंगलियां उस सामान के ऊपर पड़ चुकी थी, यानी कि वह सामान मेरे शरीर से टच हो गया था, जिसकी वजह से मैं उस स्थिति को सहन कर पाता हूँ और मेरे शरीर से सिर्फ मेरा पेशाब भी निकल कर रह जाता है, वरना उस दिन तो मेरे प्राण भी वहीं निकल जाते। लेकिन जैसे ही मुझे वह औरत उस शीशे में दिखाई देती है तो मैं डरते डरते पीछे की तरफ घूमता हूँ, लेकिन पीछे की तरफ घूमते ही मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही मैं पीछे की तरफ घूमा तो वो बाथरूम अब मेरे पीछे की तरफ हो गया था, तो मेरे उस तरफ घूमते ही वह बाथरूम का दरवाजा इतनी जोर से अचानक से बंद हुआ जैसे कि किसी ने उस दरवाजे को पूरी तरीके से धक्का देकर अपनी मर्जी से बंद किया हो। अब यह चीजें होते ही मुझे समझ आ गया था कि हम लोगों को इस कमरे के अंदर ज्यादा से ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है और ना ही हम लोग इस कमरे के दरवाजे से बाहर की तरफ निकल कर जा सकते हैं। तो अब हम लोगों को कोई नया रास्ता ही उस कमरे से बाहर निकलने के लिए ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब तक आप लोगों के दिमाग में एक चीज उधेड़-बुन चल रही होगी कि आखिर मेरे उस बैग में ऐसा कौन सा सामान था जिसकी वजह से मैं उसको इतनी देर से लेने के लिए परेशान हो रहा था, जिसके चलते मैंने जो कुछ भी शीशे में देखा उस डरावने नजारे को भी मैं देख पाया या उसे सहन कर पाया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं हर वक्त जहाँ कहीं भी घूमने जाता हूँ तो मेरे बैग में मैं रुद्राक्ष की माला रखता हूँ और उस वक्त भी मेरे बैग में मैं वही रुद्राक्ष की माला निकालने की कोशिश कर रहा था जो कि मैं अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि वह रुद्राक्ष की माला कोई ऐसी वैसी माला नहीं थी बल्कि भगवान शंकर के मंदिर में कुछ मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित की गई और हवन कुंड की आग में और उसकी भस्म में नहलाई गई वो माला थी। जिस किसी ने भी मुझे उस माला को दिया था उसने मुझे उस माला को देते वक्त मुझसे कहा था कि जब तक यह माला तेरे तन से जुदा नहीं होगी तब तक इस संसार में मौजूद कोई भी शैतानी शक्ति या तेरे दुश्मन तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन क्योंकि उस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर आया हुआ था और बीच बीच में हम लोगों का नॉनवेज और बियर जैसी चीजों का खान पान हो रहा था, तो ऐसी चीजों को खाते पीते वक्त मैं रुद्राक्ष की माला को हमेशा ही अपने शरीर से अलग करके अपने बैग के अंदर रख देता हूँ और फिर दूसरे दिन नहा धोकर ही उस माला को पहनता हूँ। इसके साथ ही जब कभी भी किसी रिश्तेदार की मौत हो जाती है या फिर कहीं पर कोई नया बच्चा जन्म लेता है और अगर मेरा वहाँ जाना हो तो उस वक्त भी मैं उस माला को निकाल कर घर पर ही रखकर चला जाता हूँ, क्योंकि रुद्राक्ष की माला को पहनने के भी कुछ नियम हैं। लेकिन अब क्योंकि मुसीबत इतनी ज्यादा करीब आ गई थी और कुछ ही पलों में हमारी जान जाने वाली थी, तो मुझे मजबूरी में वैसी कंडीशन में रुद्राक्ष की माला को अपने गले में पहनना पड़ा। अब जैसे ही मैंने उस रुद्राक्ष की माला को अपने गले में पहना तो मुझे तो वह खतरा थोड़ा सा कम महसूस हुआ, लेकिन अब मुझे चिंता मेरे उन 3 दोस्तों की थी। इसी वजह से मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और हम लोग उस वक्त बाहर की तरफ होटल के ग्राउंड की तरफ होते हुए जो खिड़की बनी हुई थी उसी खिड़की से हम लोग एक बड़ी सी बेड शीट को कसकर बांध देते हैं और उसके बाद ही किसी तरह कोशिश करके मैं अपने दोस्त मनोज को होश में लाता हूँ और हम सभी लोग उस बेड शीट के सहारे ही उस खिड़की से होते हुए नीचे उतरते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो मेरे उन 2 दोस्तों में से एक दोस्त और मैं तो मनोज को किसी तरीके से सहारा देते हुए नीचे उतार कर ले गया, लेकिन अब भी हमारे में से एक चौथा दोस्त ऊपर की खिड़की में से उस कमरे के अंदर ही खड़ा हुआ था। अभी हम तीनों ठीक तरीके से नीचे उतरे भी नहीं थे कि तभी उसको पीछे की तरफ से कोई बहुत तेज धक्का देता है, जिसकी वजह से वह वहां से नीचे धड़ाम से आकर गिर जाता है। लेकिन वह तो अच्छा हुआ कि गिरते वक्त उसका शरीर नीचे नहीं लगा, सिर्फ उसके हाथ पैर में ही चोट आई, वरना उस दिन उसकी वहीं मौत हो जाती। लेकिन फिर यह चीज होते ही हम लोग जैसे ही वहां से उठकर तेजी से हमारी कार की तरफ भागते हैं तो हम लोगों को उस कमरे के अंदर से एक औरत
औरत की बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन भागते भागते भी हम लोग आपस में एक दूसरे से ही बात कर रहे थे कि इस होटल का और रिसेप्शन वाला आदमी कहाँ चला गया। इतना कुछ हो रहा है और उसको कुछ परवाह ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग कार की तरफ जाने लगे तो मनोज हम लोगों से कहता है कि गाड़ी की तरफ मत जाओ, गाड़ी की तरफ मत जाओ, वहाँ पर वह अभी भी मौजूद है। गाड़ी के अंदर बैठोगे तो आज हमारा मरना तय है। उस वक्त हम लोग सोचते हैं कि शायद मनोज सही कह रहा है। इसी वजह से हम लोग पैदल ही दौड़ते हुए उस होटल के बड़े से जंग लगे हुए गेट को खोलकर नीचे की तरफ जो बड़ा सा शहर था उसकी तरफ भागने लगते हैं। उस रात हम घंटों तक लगातार शहर की तरफ भागते रहे, क्योंकि मुख्य शहर से उस होटल तक जाने में ही हम लोगों की गाड़ी से 1 घंटे का समय लग गया था। तो ऐसे में पैदल तो हम लोगों को इतना समय लगने ही वाला था, लेकिन जैसे ही हम लोग शिमला में नीचे की तरफ पहुंचे तो उस वक्त तक लगभग सुबह के 4 या 5 बजे का वक्त हो गया होगा। और जब नीचे आकर हम लोगों ने उस होटल के बारे में वहाँ के लोगों को बताया और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बताया, तो उस होटल के बारे में सुनते ही लोगों ने हमसे कहा कि आप लोग यहाँ पर रुककर टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि किसी अच्छे से मंदिर में जाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि वह होटल तो बहुत टाइम पहले ही बंद हो चुका है और आसपास के इलाके में उसको भूतिया होटल के नाम से जाना जाता है। ना ही वहाँ पर कोई स्टाफ रहता है और ना ही कोई गेस्ट रुकता है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उस होटल में रुकना तो दूर की बात है, बल्कि उसके सामने से गुजरने वाली उस सड़क के अगल बगल में भी रात के वक्त कोई रुकना नहीं चाहता। इसके बाद हम वहाँ के लोगों से इस घटना के और उस होटल के बारे में थोड़ा सा और पता करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि आज से कई साल पहले उस होटल में एक औरत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उसके कुछ दिनों बाद ही उस होटल के मालिक की भी उसी कमरे के अंदर मरी हुई लाश पाई गई थी। उसके बाद वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी, जिसके चलते वो होटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि अक्सर आप लोगों की तरह ही वहाँ पर जो अनजान लोग घूमने आते हैं वह उस होटल में भटकने वाली आत्माओं के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि जो होटल का मालिक मरा था उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस होटल के अंदर भटकती है। साथ ही उस औरत की आत्मा भी उसी कमरे के अंदर भटकती है जिस कमरे में उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। अब यह सारी उधेड़-बुन सुनने के बाद हम लोगों का दिमाग और भी ज्यादा चकराने लगा था, लेकिन हम लोगों को इस चीज से ज्यादा मतलब नहीं था कि वहाँ पर अतीत में क्या हुआ था। लेकिन उस जगह पर हमारी 2 चीज छूट गई थी। एक तो हम लोगों को जो बैग में सामान था वह पूरा का पूरा सामान उसी कमरे में रह गया था, और दूसरी चीज थी हमारी गाड़ी। अब हम सामान को तो हम लोग छोड़ कर भी आ सकते थे, लेकिन गाड़ी को हम लोग नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत महंगी थी और बड़ी मुश्किल से मेरे दोस्त ने किसी तरीके से EMI भर कर के उस गाड़ी को खरीदा था। इसी के चलते हम लोग वहीं के एक बड़े से मंदिर में जाते हैं और वहाँ के पुजारी को यह सारी बातें बताते हैं। तो वह पुजारी एक शर्त पर हम लोगों की उस गाड़ी को वहाँ पर उन आत्माओं के चंगुल से मुक्त कराकर लाने के लिए तैयार हो जाता है, और वह शर्त थी कि वह हम दोनों के साथ उस होटल के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि वह उस होटल के गेट पर ही खड़ा होकर अपनी जो भी क्रियाएं हैं वह वहीं से करेगा, और हम लोगों में से ही कोई एक जाकर उस गाड़ी को वहाँ से लेकर आएगा। लेकिन पुजारी ने हम लोगों को इतना आश्वासन जरूर दिया था कि आज से पहले भी बहुत से लोगों के साथ इस होटल में कई प्रकार के हादसे हुए हैं, यानी कि आपकी तरह ही आने वाले अनजान लोग रात के वक्त उन आत्माओं के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर उनका कोई ना कोई सामान वहाँ पर छूट जाता है। लेकिन जो कोई भी इंसान जिंदा बच जाता है उनमें से बहुत से लोगों का सामान उस पुजारी ने हमारे से पहले भी उस होटल से बाहर निकलवाया था। लेकिन पुजारी हम लोगों को एक बात की हिदायत दे देता है कि उस कमरे के अंदर आपका जो बैग है वो
और उन बैगों में आपके जो कपड़े और बाकी का सामान है उसको आप भूल जाओ, क्योंकि अगर आप उस सामान को वापस वहां से निकाल कर फिर से यूज में लेने लगोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वह नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आपका पीछा करते हुए आपके घर तक भी चली जाए। और इसके साथ ही वह पुजारी हम लोगों को एक बात की सलाह और भी देता है। पुजारी ने हमसे कहा कि हमारा तो आप लोगों से यही कहना है कि उस गाड़ी को भी वहां से निकालने के बाद आप लोग शिमला के ही किसी कार बाजार में उसको यहीं पर बेचकर चले जाओ, भले ही आप लोगों को इसको थोड़ा बहुत सस्ते दामों पर क्यों ना बेचना पड़े, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में आप लोगों में से कोई ना कोई इस गाड़ी को जब आगे लगातार यूज में लेगा तो हो सकता है आगे चलकर उसके साथ कोई ना कोई ऐसा सड़क हादसा हो जाए जिसमें उसकी जान चली जाए। तो फिर उस पुजारी की बात मानकर हम लोगों ने उस गाड़ी को वहां उस होटल से निकालकर उसी दिन वहीं के कार बाजार में बेच दिया था। और फिर हम तीनों दोस्त थोड़ी थोड़ी मदद करके जिस दोस्त की वो गाड़ी थी उसको एक नई गाड़ी निकलवा कर देते हैं। लेकिन हम लोगों को सबसे ज्यादा डर मनोज का था, क्योंकि वो जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी थी उसने मनोज के शरीर के ऊपर ही अपना कब्जा किया था। लेकिन फिर पुजारी ने हम लोगों को बताया कि आज से पहले भी बहुत से ऐसे लोगों के शरीर पर उस नेगेटिव एनर्जी ने कब्जा किया है, जो लोग अनजाने में उस होटल के अंदर जाकर उस कमरे में रुक गए थे। लेकिन उस एनर्जी की एक सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह उस कमरे तक ही सीमित है। लेकिन अगर आप लोगों का कोई सामान वहां छूट जाए और आप फिर उस सामान को अपने साथ ले जाओ तो फिर उस सामान की वजह से वह आपके साथ हो सकती है। उस होटल से जुड़ा हुआ कोई भी सामान हमारे साथ नहीं लेकर आते, यहाँ तक कि हमने अपने शरीर पर जिन कपड़ों को पहना था उन कपड़ों को भी हमने वहीं उतार कर फेंक दिया और दुकान से नए कपड़े खरीद कर पहनकर घर वापस लौट कर आए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप सबको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।